एन एम्पायर अक्रॉस 3 कॉन्टिनेंट्स। टू पावरफुल एम्पायर्स ने रूल किया मोस्ट पार्ट्स ऑफ यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, मिडल ईस्ट। पीरियड था बिटवीन बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड अर्ली पार्ट ऑफ द 7th century विद इन ब्रैकेट डाउन टू द 630s। कौन थे? रोम एंड ईरान। Romans and Iranians were rivals and fought against each other for much of their history. Their empires lay next to each other, separated only by a narrow strip of land that ran along the river Euphrates. Continents of Europe and Africa are separated by a sea that stretches all the way from Spain in west to Syria in the east. The sea is called Mediterranean Sea and it was the heart of Rome's empire. रोम ने इस पूरे रीजन को डोमिनेट किया, नॉर्थ से भी साउथ से भी। नॉर्थ में इसके एम्पायर की बाउंड्रीज जा रही थी विद 2 रिवर्स, राइन एंड दानुका, एंड साउथ में था वास्ट एक्सपेंस ऑफ डेजर्ट कॉल्ड सहारा। ये अगर था रोमन एम्पायर, तो ईरान का कंट्रोल कहाँ था? द होल एरिया ऑफ साउथ ऑफ द कैस्पियन सी डाउन टू द ईस्टर्न अरेबिया एंड समटाइम्स लार्ज पार्ट्स ऑफ अफगानिस्तान. These two superpowers had divided up most of the world that the Chinese called Ta Qin, Greater Qin, roughly the West. The early empire. The Roman Empire can broadly be divided into 2 phases, early and late. Divided by the 3rd century as a sort of historical watershed between them. In other words, whole period down to the main part of 3rd century was early empire and the period after it was late empire. Major difference between 2 superpowers was that Roman Empire was culturally much more diverse than that of Iran. Parthians and Sasanians ऐसे डायनेस्टीज़ ने जब ईरान को रूल किया, तब पॉपुलेशन ऑफ ईरान जो थी वो मोस्टली इरानियन ही थी। ऑन द अदर हैंड रोमन एम्पायर जो था वो था मोज़ाइक ऑफ टेरिटरीज एंड कल्चर्स दैट वर चीफली बाउंड टुगेदर बाय अ कॉमन सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रोमन एम्पायर में मैनी लैंग्वेजेस वर स्पोकन, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से लैटिन एंड ग्रीक को ही ज़्यादा यूज़ किया गया। ईस्ट में जो अपर क्लास सेक्शन था, दे मोस्टली रोट एंड स्पोक इन ग्रीक, और वेस्ट में ज़्यादातर लैटिन था। इनके बीच की बाउंड्री रैन अक्रॉस द मिडल ऑफ मेडिटेरियन बिटवीन द अफ्रीकन प्रोविंसेस ऑफ ट्रिपोलिटानिया जो कि लैटिन स्पीकिंग थी, एंड साइरेनाइका जो कि ग्रीक स्पीकिंग रही। इस पूरे एम्पायर का हर सदस्य वो सब्जेक्ट टू वन सिंगल रूलर, द एम्परर, regardless of where they lived or what language they spoke. The regime established by Augustus, the first emperor, within bracket 27 BCE, was called the Principate. Augustus actual में sole ruler and only real source of authority था, लेकिन fiction में कुछ ऐसे दिखाया गया कि वो absolute ruler नहीं है. He was only the leading citizen, within bracket princeps in Latin. This was done out of respect for the Senate, the body which had controlled Rome earlier in the days when it was a republic. अब ये Senate क्या है? Senate existed in Rome for centuries. ये एक्चुअली एक ऐसी बॉडी है जो कि एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है और जिसमें आते हैं वेल्दीएस्ट फैमिलीज ऑफ रोमन और आगे चल के इटालियन डिसेंट के लोग, मेनली लैंड ओनर्स। जितना भी रोमन हिस्ट्री हम जानते हैं that survived in Greek and Latin language, it was all written by people from senatorial background. Emperors were judged by how they behaved towards the Senate. The worst emperors were those who were hostile to the senatorial class, behaving with suspicion, brutality, violence. Many senators wanted to go back to the days of republic, लेकिन वो realize कर चुके थे कि ये impossible है। इम्पेरियल रूल का एक स्तंभ अगर एम्परर है, दूसरा अगर सेनेट है, तो तीसरा आर्मी है। इनके राइवल पर्शियन एम्पायर में कंस्क्रिप्टेड आर्मी होती थी। कंस्क्रिप्टेड का मतलब है इफ़ यू आर एबल टू फाइट यू विल हैव टू फाइट, और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पेनल्टी तक लग सकती है। ऐसा तब होता है जब आपके पास सोल्जर्स की कमी हो, तब फोर्सिबली सिटीजन्स को उठा के आर्मी में भर्ती कर दिया जाता है। Romans had a paid professional army जहाँ हर सोल्जर को एटलीस्ट 25 years of service देना ही पड़ता था। 4th century तक आते आते आर्मी लार्जेस्ट सिंगल ऑर्गेनाइज्ड बॉडी इन द एम्पायर बन गई विद 6 लाख सोल्जर्स, एंड
Automatically, it had the power to determine the fate of emperors. Soldiers constantly agitate करते रहे for better wages, service conditions, और कई बार जब उनको लगा कि दे आर बीइंग लेट डाउन बाय द जनरल्स एंड इवन द एम्परर, देन यही एजिटेशन म्यूटिनी में बदल गया. हमारे पास रोमन आर्मी का जो भी पिक्चर है दैट डिपेंड्स लार्जली ऑन द वे दे वर पोर्ट्रेड बाय हिस्टोरियंस विद सेनेटोरियल सिंपथीज. और सेनेट का रवैया क्या था? दैट दे हेटेड एंड फियर्ड द आर्मी. क्यों? बिकॉज इट वॉज ऑफन द सोर्स ऑफ अनप्रेडिक्टेबल वायलेंस. 3rd सेंचुरी में कुछ ऐसे टेंस कंडीशंस देखे गए व्हेन गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड टू टैक्स मोर हेविली टू पे फॉर द माउंटिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर्स. तो हम कह सकते हैं कि एम्परर, एरिस्टोक्रेसी एंड आर्मी वर द 3 मेन प्लेयर्स इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एम्पायर. The success of individual emperors depended on their control of the army, and when armies were divided, the result was usually civil war. Civil war refers to armed struggles for power within the same country, in contrast to conflicts between different countries. इकलौता notorious year रहा है 69 CE when 4 emperors mounted the throne in quick succession. First 2 centuries में कोई civil war नहीं हुआ. It was quite stable. Succession to the throne was based as far as possible on family descent, either natural or adoptive, and even army was strongly wedded to this principle. Example है Tiberius का 14-37 CE. He was second in the long line of Roman emperors, और वो natural son of Augustus नहीं था. Augustus कौन? The ruler who founded the principate. But Augustus adopted him to ensure a smooth transition. External warfare was also much less common in the first 2 centuries. Tiberius ने जो एम्पायर ऑगस्टस से इनहेरिट किया वो ऑलरेडी इतना बड़ा था कि further expansion was unnecessary. After decades of internal strife and centuries of military conquest, Augustan age में जाकर peace मिला. अर्ली एम्पायर का मेजर कैंपेन ऑफ एक्सपेंशन था ट्रोजन्स फ्रूटलेस ऑक्यूपेशन ऑफ टेरिटरी अक्रॉस यूफ्रेट्स. ईयर था 113-17 CE, abandoned by his successors. Much more characteristic was the gradual extension of Romans' direct rule. Romans ने a whole series of dependent kingdoms को अपने provincial territory में include कर लिया. Nearest से हम क्या समझते हैं? From the perspective of someone who lived in the Roman Mediterranean, this referred to all the territory east of Mediterranean, chiefly Roman provinces of Syria, Palestine and Mesopotamia, and in a more looser sense, the surrounding territory of Arabia. The Near East was full of such kingdoms. Kingdoms, बोले तो local kingdoms that was clients of Rome. The rulers could be relied on. क्यों? क्योंकि उनके फोर्सेस को रोम अपने सपोर्ट में यूज़ करेगा. बदले में रोम अलाउड देम टू एग्जिस्ट. बाय द अर्ली 2nd century, those which lay west of Euphrates towards Roman territory had disappeared. कैसे? Because they were swallowed up by Rome. इनमें से कुछ किंगडम थे जो एक्सीडिंगली वेल्दी थे. एग्जाम्पल हेरोड्स किंगडम, जिनका yearly yield था 5.4 million dinari, which was equal to over 1,25,000 kg of gold. Denarius was a Roman silver coin containing about 4.5 gram of pure silver. All the territories of the empire were organized into provinces and subject to taxation except Italy, जिसे province माना नहीं गया था. 2nd century में जब रोमन एम्पायर अपने पीक में था तब उसके बाउंड्रीज थे फ्रॉम स्कॉटलैंड टू बॉर्डर्स ऑफ आर्मेनिया, फ्रॉम सहारा टू यूफ्रेट्स एंड समटाइम्स बियॉन्ड. इन द मॉडर्न सेंस जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं, उनके पास ऐसा कुछ नहीं था टू रन द थिंग्स. देन हाउ वाज इट पॉसिबल फॉर द एम्परर टू कोप विद द कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सच अ वास्ट एंड डाइवर्स सेट ऑफ टेरिटरीज? इन द मिड 2nd century उनकी पॉपुलेशन थी 60 million. Answer lies in the urbanization of the empire. The great urban centers that lined the shores of Mediterranean, जैसे कि Carthage, Alexandria, Antioch, were the true bedrock of the imperial system. It was through the cities that government was able to tax the provincial countryside, which generated much of the wealth of the empire.
It means कि local upper class ने actively collaborate किया है with the Roman state in administering their own territories and raising taxes for them. In fact, one of the most interesting aspect of Roman political history raha dramatic shift in power between Italy and the provinces. Throughout the 2nd and 3rd century जितने भी कैटर हुए हैं that governed the provinces and commanded the armies ये सारे आए हैं provincial upper classes से. इससे a new elite of administrators and military commanders form हुआ जो कि थे much more powerful than the senatorial class. और ये संभव हो पाया because they had the backing of the emperors. Emperor Gallienus 253 to 68 consolidated their rise to power. कैसे? By excluding senators from military command. कहा जाता है कि गैलिनस ने फॉरबिड कर दिया था सेनेटर्स को फ्रॉम सर्विंग इन द आर्मी और हैविंग एक्सेस टू इट, ताकि आगे चल के कंट्रोल ऑफ एम्पायर जो है उनके हाथों में न आ जाए. To sum up, in the late 1st, 2nd and early 3rd century, the army and administration were increasingly drawn from the provinces as citizenship spread to these regions and was no longer confined to Italy. But individuals of Italian origin continued to dominate the Senate at least till the 3rd century, when senators of provincial origin became a majority. एम्पायर में जो भी ट्रेंड चला इससे एक जनरल डिक्लाइन देखने को मिला ऑफ इटली बोथ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक स्फेयर में, एंड साथ ही दिखा राइज ऑफ न्यू एलिट्स इन द वेल्दियर एंड मोर अर्बनाइज्ड पार्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन. एग्जाम्पल साउथ ऑफ स्पेन, अफ्रीका एंड द ईस्ट. रोमन सेंस में सिटी किसे कहते हैं? It is an urban center with its own magistrate, city council, and a territory containing villages which were under its jurisdiction. Thus, one city could not be in the territory of another city, but villages almost always were. Villages could be upgraded to the status of cities and vice versa, usually as a mark of imperial favor or opposite. एक advantage of living in a city है कि you are better provided for during food shortage, even famines, than the countryside. Public bath was a striking feature of Roman urban life. जब यही चीज़ ईरानियन रूलर ने ईरान में इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की तो ही एनकाउंटर्ड द wrath ऑफ द क्लर्जी. उनके लिए वाटर वॉज अ सैक्रेड एलिमेंट और यूँ पब्लिक बेदिंग में इंडल्ज करना इट्स लाइक डेसिक्रेशन, मतलब कुछ होली एलिमेंट को आप इंसल्ट कर रहे हो. Moreover, their urban population also enjoyed a much higher level of entertainment. जैसे कि एक कैलेंडर से हमें पता लगता है कि spectacular within bracket shows filled no less than 176 days of the year. 3rd century crisis. अगर 1st century and 2nd century was a period of peace, prosperity, economic expansion, तो 3rd century brought the first major signs of internal strain. 230 से ही एम्पायर में बड़े सारे फाइट्स होने लग गए थे on several fronts simultaneously. 225 तक ईरान में एक न्यू एंड मोर अग्रेसिव डायनेस्टी इमर्ज हुई called Sassanians. और 15 years के अंदर अंदर ही they started expanding rapidly in the direction of the Euphrates. एक फेमस रॉक इंस्क्रिप्शन मिला विच वॉज रिटन इन 3 लैंग्वेजेस. उसमें बताया गया कि शापूर वन द ईरानियन रूलर, उसने क्लेम किया है कि ही हैड एनिहिलेटेड अ रोमन आर्मी ऑफ 60,000 एंड इवन कैप्चर्ड द ईस्टर्न कैपिटल ऑफ एंटियोक. पीरियड 233 to 280 saw repeated invasions of a whole line of provinces that stretched from the Black Sea to the Alps and southern Germany. जैसे कि a whole series of Germanic tribes or rather tribal confederacies जैसे कि Alemanni, Franks, Goths began to move against the Rhine and Danube frontiers. Romans were forced to abandon much of the territory beyond the Danube. Or emperors of the period were constantly in the field against what the Romans called barbarians. एक मेजर स्ट्रेन जो इस एम्पायर में देखने को मिला वो था इट्स रैपिड सक्सेशन ड्यूरिंग द 3rd century. कितने? 25 emperors in 47 years. Gender, literacy, culture.
रोमन सोसाइटी का एक मॉडर्न फीचर रहा वाइड स्प्रेड प्रिवलेंस ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली. Adult sons did not live with their families, and it was exceptional for adult brothers to share a common household. Slaves were included in the family. 1st century BCE. By the late Republic, the typical form of marriage was one where the wife did not transfer to her husband's authority but retained full rights in the property of a natal family. While the woman's dowry went to the husband for the duration of the marriage, the woman remained primary heir of her father and became an independent property owner on her father's death. Thus, Roman women enjoyed considerable legal rights in owning and managing property. In law, the married couple was not one financial entity but two, and the wife enjoyed complete legal independence. किसी को डिवोर्स करना बड़ा ही आसान था, as it needed no more than a notice of intent to dissolve the marriage either by husband or wife. मेल्स की शादी होती थी इन their late 20s and early 30s, जबकि women की शादी होती थी in their late teens or early 20s. दस एक एज गैप रहा हस्बैंड वाइफ के बीच, जिससे कि एक इनइक्वालिटी देखी जाती है. मोस्टली अरेंज मैरिज होती थी एंड women were often subject to domination by their husbands. Saint Augustine within bracket 354 to 430 was bishop of the North African city of Hippo from 396 and a towering figure in the intellectual history of the church. वैसे भी बिशप जो है ये काफ़ी important religious figure है in the Christian community and very powerful person. Augustine, the great bishop who spent most of his life in North Africa, बताते हैं कि his mother was regularly beaten up by his father, और जिस स्मॉल टाउन में वो पले बड़े हैं वहाँ most other wives had similar bruises to show. Fathers had substantial legal control over their children, sometimes to a shocking degree. For example, उनके पास है legal power of life and death. वो चाहे तो अपने unwanted children को expose to extreme cold करते and leave them to die. Literacy. Rates of casual literacy varied greatly between different parts of the empire. Example लेते हैं Pompeii का, which was buried in a volcanic eruption in 79 CE. Pompeii में जगह जगह हमें casual literacy के evidences मिलते हैं, जैसे कि walls on the main streets, इसमें एडवर्टिजमेंट्स, ग्राफिटी ऑल ओवर द सिटी दिख जाएंगे. इजिप्ट से हंड्रेड्स ऑफ पपायराई मिले हैं जो कि मोस्टली फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स हैं और कॉन्ट्रैक्ट्स है विच आर usually written by professional scribes, and they often tell us about X and Y is unable to read or write. Literacy mostly widespread था among certain categories जैसे कि soldiers, army officers, estate managers. Cultural diversity of the empire हमें many ways में और many levels में देखने को मिलता है. Example, vast diversity of religious cults, local deities, plurality of languages that were spoken, styles of dress or costume, food people ate, their forms of social organization within bracket tribal, non-tribal, even in their pattern of settlement. Aramaic was the dominant language group of Near East within bracket at least west of Euphrates. Coptic was spoken in Egypt, Punic and Berber in North Africa, Celtic in Spain and Northwest. तब के ज़माने में मोस्टली लिंग्विस्टिक कल्चर्स प्योरली ओरल होता था एटलीस्ट अंटिल स्क्रिप्ट वाज इन्वेंटेड. आर्मेनियन लिखना शुरू हुआ लेट 5th सेंचुरी. कॉप्टिक ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल मिला मिडल ऑफ द 3rd सेंचुरी. धीरे धीरे लैटिन ने बाकी रिटन फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस को हटा दिया. एग्जाम्पल केल्टिक which ceased to be written after 1st century. Economic expansion. Empire had substantial economic infrastructure. Example, harbors, mines, quarries, brickyards, olive oil factories, wheat, wine, olive oil. ये ट्रेड भी होता था और इसे कंज्यूम भी करते थे इन ह्यूज क्वांटिटीज़, और ये मोस्टली मिलता था स्पेन, गैलिक प्रोविंसेस, नॉर्थ अफ्रीका और टू सम एक्सटेंट इजिप्ट से भी एंड इटली से भी, where conditions were best for these crops. Liquid like wine and olive oil were transported in containers called amphorae, जिसके बारे में हमें पता लगता है from the very large amount of fragments and shards जो कि हमें मिले हैं Monte Testaccio in Rome से. यहाँ कुछ 50 मिलियन वेसल्स के रेमनेंट्स मिले हैं. आर्कियोलॉजिस्ट ने इन फ्रैगमेंट्स को रिकन्स्ट्रक्ट किया और हमें इन कंटेनर्स का प्रिसाइज शेप बताया, ये क्या कैरी करते थे वो बताया.
इसके क्ले कंटेंट को एग्जामिन करके इसको इसके क्ले पिट्स से जोड़ा, जो कि जिसे इन्होंने थ्रू आउट मेडिटेरेनियन से ढूंढ के निकाला और हमें बताया एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से ये आया है. Example, Spanish olive oil was a vast commercial enterprise that reached its peak in the years 140 to 160. इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता था इन अ पर्टिकुलर कंटेनर कॉल्ड ड्रेसल 20, which was named after the archaeologist who first established its form. ड्रेसल 20 के रिमेन्स हमें मेडिटेरेनियन में जगह जगह स्कैटर्ड मिले हैं और ये प्रूफ है कि स्पेनिश ओलिव ऑयल was circulated very widely. ये जो रिमेन्स होते हैं एम्फोरे के या अदर कंटेनर्स के, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन मैप बनाया जाता है, यही एविडेंस है, यही हमें बताती है आर्कियोलॉजिस्ट की मदद से हमें पता लगता है कि स्पेनिश प्रोड्यूसर्स ने सक्सेसफुली कैप्चर मार्केट कर लिया था फ्रॉम देयर इटालियन काउंटरपार्ट्स. Maybe it happened because Spanish producers supplied a better quality olive oil at lower price. Clearly, big landowners from different regions competed with each other for control of the main markets for the goods that they produced. Spanish वालों को हटा के अगला जगह बनाया North African producers ने, mostly in the 3rd and the 4th century. After 425, North African dominance was broken by the East. Later 5th and 6th century में Aegean, Southern Asia, Minor Turkey, Syria, Palestine, they all became major exporters of wine, olive oil. धीरे धीरे हमें दिखा कि containers from Africa show a dramatically reduced presence on Mediterranean markets. Behind these broad movements clearly समझ आ रहा था prosperity of individual regions that rose and fell depending on how effectively they could organize the production and transport of particular goods, and of course maintain the quality of the goods. Writers Strabo and Pliny ने एक लिस्ट दिया है जिसमें डेंसली सेटल्ड एंड वेल्दिएस्ट पार्ट्स ऑफ द एम्पायर के बारे में बताया गया है. एग्जाम्पल है कैम्पेनिया इटली, सिसिली, फायूम इजिप्ट, गैलीली, बाइजेसियम टूनिशिया, सदर्न गॉल called Gallia Narbonensis, and Boetica, southern Spain. Best kinds of wine came from Campania. Sicily, Byzantium exported large quantities of wheat to Rome. Galilee was densely cultivated. Historian Josephus ने लिखा है कि every inch of the soil has been cultivated by the inhabitants. Spanish olive oil came mainly from numerous estates within bracket Fundi along the banks of river Guadalquivir in the south of Spain. On the other hand देखा जाए तो रोमन टेरिटरी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो था was in much less advanced state. Example, transhumans. Transhumans का मतलब है herdsmen's regular annual movement between the higher mountain regions and low-lying ground in search of pasture for sheep and other flocks. ये मूवमेंट जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड था इन द कंट्री साइड ऑफ नुमिडिया विच इज़ मॉडर्न अल्जेरिया. ये पैस्टरल एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो थे ये ऑन द मूव रहते थे, कैरिंग देयर ओवन शेप्ड हट्स जिसे मपालिया कहते थे. जैसे जैसे रोमन एस्टेट नॉर्थ अफ्रीका में एक्सपैंड होता रहा, दीज पैस्चर्स जो थी, ये जो कम्युनिटीज़ थी, दे वर ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड and their movements were tightly regulated. Spain का भी north was much less developed and it was inhabited largely by a Celtic speaking peasantry जो कि इन hilltop villages में रहते थे called Castella. इनका cultural and economic life were necessarily backward and primitive. लेकिन कुछ other fields में काफ़ी advancement देखी गई, जैसे कि diversified applications of water power around Mediterranean as well as advances in water powered milling technology, use of hydraulic mining techniques that was used in the Spanish gold and silver mines. और जिस जाइगेंटिक इंडस्ट्रियल स्केल में ये माइंस काम करते थे इन द 1st and 2nd सेंचुरी, जो कि उनका
तब का लेवल ऑफ आउटपुट हुआ करता था, इट वॉज नेवर अगेन मैच्ड till 19th century, some 1700 years later. हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है, दैट इज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड कमर्शियल एंड बैंकिंग नेटवर्क्स एंड वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ मनी. ये सब इंडिकेट करते हैं अबाउट द फैक्ट कि रोमन इकोनॉमी काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था. कंट्रोलिंग वर्कर्स. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and Near East. 4th century तक आते आते जब Christianity emerged and triumphed as the state religion, तो उसने भी सीरियसली चैलेंज नहीं किया इसको. रोमन इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा डिपेंडेंट था लेबर ऑफ द स्लेव्स पर. ऐसा ही कुछ हाल था पार्ट्स ऑफ इटली इन द रिपब्लिकन पीरियड में, which was under Augustus. तब भी काउंट में 3 मिलियन स्लेव्स थे. टोटल पॉपुलेशन इटाली की तब थी 7.5 मिलियन. बट इट वॉज नो लॉन्गर ट्रू फॉर द एंटायर एम्पायर एज अ होल. स्लेव्स वर एन इन्वेस्टमेंट. जैसे कि एक एग्जाम्पल है, किसी रोमन एग्रीकल्चरल राइटर ने एडवाइस किया था अपने लैंड ओनर को कि ज़्यादा स्लेव्स को काम में न लगाया जाए फॉर हार्वेस्ट्स, क्योंकि इससे मलेरिया होके उनके हेल्थ को ख़तरा हो सकता है. ये सारे कंसिडरेशंस कोई स्लेव्स के प्रति सिंपैथी के लिए नहीं लिए गए, बट इट वाज बेस्ड ऑन हार्ड इकोनॉमिक कैलकुलेशंस. रोमन अपर क्लास ये अक्सर ब्रूटल थे टुवर्ड्स द स्लेव्स, जबकि ऑर्डिनरी पीपल डिड समटाइम्स शो मच मोर कंपैशन. किसी हिस्टोरियन ने एक इंसिडेंट डिस्क्राइब किया ड्यूरिंग द रेन ऑफ नीरो. 1st सेंचुरी तक आते आते जैसे जैसे पीस एस्टैब्लिश हुआ, वॉरफेयर लेस वाइड स्प्रेड हो गया, तो सप्लाई ऑफ स्लेव्स भी डिक्लाइन होने लगा. तो द यूजर्स ऑफ स्लेव लेबर जो थे उनको कुछ और तरीके अपनाने पड़े, जैसे कि स्लेव ब्रीडिंग या फिर चीपर सब्सटीट्यूट्स. स्लेव ब्रीडिंग क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ एनकरेजिंग फीमेल स्लेव्स एंड देयर पार्टनर्स टू हैव मोर चिल्ड्रन, जिससे कि घर में ही स्लेव का सप्लाई बढ़ता रहेगा. और चीपर सब्सटीट्यूट वो तरीका है जिसमें वेज लेबर विच was more easily dispensable. In fact, free labor जो है was extensively used on public works at Rome, precisely because an extensive use of slave labor would have been too expensive. Unlike hired workers, slaves had to be fed and maintained throughout the year, which increased the cost of holding this kind of labor. That's why आगे चल के एग्रीकल्चर में स्लेव ज़्यादा यूज नहीं हुए, एटलीस्ट नॉट इन द ईस्टर्न प्रोविंसेस. आगे चल के दे एंड फ्रीडमैन, जो कि होते थे स्लेव्स हु हैड बीन सेट फ्री बाय देयर मास्टर्स, were extensively used as business managers where they were not required in large numbers. कई बार मास्टर्स अपने स्लेव्स को या फ्रीडमैन को एक सर्टन अमाउंट कैपिटल दे देते थे टू रन बिजनेसेस ऑन देयर बिहाफ या फिर बिजनेसेस ऑफ देयर ओन. Roman agricultural writers paid a great deal of attention to the management of labor. Columella, a 1st century writer, साउथ ऑफ स्पेन से आए थे. उन्होंने रेकमेंड किया अपने लैंड ओनर को दैट दे शुड कीप अ रिजर्व स्टॉक ऑफ इम्प्लीमेंट्स, टूल्स, twice as many as they needed, so that production could be continuous. For the loss in slave labor, time exceeds the cost of such items. Employers का ये मानना था कि without supervision, no work would ever get done. इसलिए फ्री वर्कर्स हो चाहे स्लेव्स हो, सुपरविजन सब पे होता था. To make supervision easier, workers were sometimes grouped into gangs or smaller teams. Columella recommended squads of 10. उनका ये मानना था ग्रुप साइज को इतना ही रखना है, इससे हम easily determine कर पाएंगे कि who is putting in efforts and who is not. इससे हमें क्लियरली पता लगता है कि मैनेजमेंट ऑफ लेबर कितना इम्पोर्टेंट था. प्लिनी द एल्डर, जो कि ऑथर थे ऑफ अ वेरी फेमस बुक नेचुरल हिस्ट्री,
उन्होंने स्ट्रिक्टली कंडेम किया है यूज़ ऑफ स्लेव गैंग्स को। उन्होंने कहा है इट इज़ द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन, मेनली बिकॉज slaves who worked in gangs were usually chained together by their feet. ये सब कुछ काफ़ी ड्रैकोनियन लग सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ऑल ओवर द वर्ल्ड ही फैक्ट्रीज कुछ सिमिलर प्रिंसिपल्स फॉलो करते थे टू कंट्रोल द लेबर। ड्रैकोनियन का मतलब है हार्श, क्योंकि 6th सेंचुरी BCE में एक ग्रीक लॉ मेकर होता था जिसका नाम था ड्रैको, एंड ही प्रेस्क्राइब डेथ एज द पेनल्टी फॉर मोस्ट क्राइम। एल्डर प्लिनी ने वर्क कंडीशंस डिस्क्राइब किया रिलेटिंग टू फ्रैंकिनसेंस। फ्रैंकिनसेंस क्या है? इट्स द यूरोपियन नेम फॉर एन एरोमेटिक रेजिन यूज्ड इन इंसेंस एंड परफ्यूम्स. It is tapped from boswellia trees by slashing the bark and allowing the exuded resin to harden. और ये बेस्ट क्वालिटी कहाँ से मिलती थी? अरेबियन पेनिनसुला से। प्लिनी अलेक्जेंड्रिया के फैक्ट्रीज विद इन ब्रैकेट ऑफिसिनिया के बारे में बात करते हैं। ही सेज कि वहाँ no amount of supervision seemed to suffice. A seal is put upon the workmen's aprons. They have to wear a mask or a net with a close mesh on their heads, and before they are allowed to leave the premises, they have to take off all their clothes. Early 3rd century के famous edicts से हमें पता लगता है कि तब के ज़माने के agricultural labor must have been fatiguing and disliked their work. क्योंकि it refers to the Egyptian peasants. They were deserting their villages in order not to engage in agricultural work. यही हाल फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स का भी था। A law of 398 बनाया गया था which referred to workers being branded so that they could be recognized if and when they run away or try to hide. Many private employers cast their agreements with workers in the form of debt contracts to be able to claim that their employers were in debt to them and thus ensure tighter control over them. Early 2nd century writer ने एक बार कहा कि thousands surrender themselves to work in servitude although they are free. या यूं कह ले कि a lot of poorer families went into debt bondage in order to survive. कुछ ऑगस्टीन के लेटर से ही पता लगता है कि पेरेंट्स sometimes sold their children into servitude for periods of 25 years. ऑगस्टीन ने एक बार अपने लॉयर फ्रेंड से पूछा था that whether these children could be liberated once their father died. Rural indebtedness was even more widespread. Example, Great Jewish Revolt 66 CE. The revolutionaries destroyed the moneylenders' bonds to win popular support. इससे ये नहीं कंक्लूड कर लेना है कि bulk of labor was coerced in these ways. Late 5th century की बात है. Emperor Anastasius built the entire frontier city of Dara in less than 3 weeks by attracting labor from all over the east by offering high wages. From the papyri हमको पता लगता है कि wage labor कितना widespread था in the parts of Mediterranean by the 6th century, especially in east. Social hierarchies or social structures of the empire. Tacitus ने social hierarchy को divide किया 5 segments में. Number 1 है senators within bracket patris meaning fathers. Number 2 है leading members of equestrian class. Number 3 है respectable section of the people, those attached to the great houses. Number 4 है unkempt lower class within bracket plebs sordida who were addicted to the circus and theatrical displays. And finally number 5 है slaves. Early 3rd century में senate numbered roughly 1000 or approximately half of all senators came from Italian family. Early 4th century में देखा गया during the reign of Constantine I कि ये जो first 2 groups है senators and equites का, ये combine होके second most powerful and wealthy group बन गया. Equites कौन? Within bracket knights or horsemen. Originally they were families whose property
qualified them to serve in the cavalry, hence the name. Like senators, most knights were landowners, but unlike senators, many were shipowners, traders, bankers, that is involved in business activities. They all merged into a unified and expanded aristocracy, and at least half of all families कहाँ से आए थे? African या Eastern origin के. The late Roman aristocracy was enormously wealthy, but in many ways less powerful than the purely military elites who came almost entirely from non-aristocratic background. तो अभी मिडिल क्लास में कौन आया? Considerable mass of persons connected with imperial service in bureaucracy, army, prosperous merchants, farmers, mostly ये ईस्टर्न प्रोविंसेस से आते थे. Tacitus described the respectable middle class as clients of the great senatorial houses. अभी की सिचुएशन ऐसी थी कि चीफली गवर्नमेंट सर्विस और डिपेंडेंस ऑन द स्टेट, इसी पे सस्टेन हुआ मेनी फैमिलीज, और इनके नीचे था वास्ट मास ऑफ लोअर क्लास कलेक्टिवली नोन एज ह्यूमिलियोज विद इन ब्रैकेट लोअर. अब इस कैटेगरी में कौन कौन आता था? इट कंप्राइज्ड ऑफ रूरल लेबर फोर्स जो कि परमानेंटली एम्प्लॉयड थे ऑन द लार्ज एस्टेट्स. फिर नंबर 2, वर्कर्स in industrial and mining establishment. Number 3, migrant workers who supplied much of the labor for the grain and olive harvest and for the building industry. Number 4, self-employed artisans who were better fed than wage laborers. Number 5, a large mass of casual laborers, especially in big cities. And finally, number 6, thousands of slaves, जो कि अभी भी पूरे ऑल ओवर वेस्टर्न एम्पायर में जगह जगह पाए जाते थे. अर्ली 5th सेंचुरी में एक राइटर हिस्टोरियन एम्बेसडर होते थे ओलिम्पियोडोरस, जो कहते हैं कि सिटी ऑफ रोम के तब जो एरिस्टोक्रेसी होते थे, दे यूज्ड टू ड्रॉ एनुअल इनकम विच वाज अप टू 4000 LBS, दैट इज पाउंड्स ऑफ गोल्ड, फ्रॉम देयर एस्टेट, नॉट काउंटिंग द प्रोड्यूस दैट दे कंज्यूम डायरेक्टली. लेट एम्पायर में जो मॉनिटरी सिस्टम था that broke away from the silver based currencies जो कि चला आ रहा था फर्स्ट 3 centuries से. क्यों? क्योंकि स्पेनिश सिल्वर माइंस वर एग्जॉस्टेड एंड गवर्नमेंट ran out of sufficient stocks of the metal to support a stable coinage in silver. कॉन्स्टेंटाइन ने क्या किया? न्यू मॉनिटरी सिस्टम लागू किया ऑन गोल्ड. क्यों? क्योंकि ये इनके वास्ट अमाउंट्स अवेलेबल थे and it was in circulation in late antiquity. Roman bureaucracy में higher and middle echelon was a comparatively affluent group क्योंकि इनको सैलरी मिलती थी बल्क में इन गोल्ड एंड जिसे वो इन्वेस्ट करते थे इन बाइंग एसेट्स लाइक लैंड्स. और देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ करप्शन. किस फील्ड में? जुडिशियल सिस्टम में and in the administration of military supplies. Extortion of higher bureaucracy, greed of provincial governors, ये सब था. But government ने intervene करके repeatedly कोशिश की अपनी तरफ से कि ऐसे corruption को रोका जा सके. और हमें इनकी जानकारी मिलती है इस बात से कि इन लोगों ने कोशिश की कुछ ऐसे लॉज बनाने के लिए टू पुट एन एंड टू इट, और इसके बारे में हिस्टोरियंस ने लिखा और अदर मेंबर्स ऑफ इंटेलिजेंशिया डिनाउंस्ड सच प्रैक्टिसेस. इसके भी एविडेंसेस है. दिस एलिमेंट ऑफ क्रिटिसिज्म इज अ रिमार्केबल फीचर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड. रोमन स्टेट वाज एन ऑथोरिटेरियन रेजिम and dissent was rarely tolerated, and government usually responded to protest with violence. इसके एग्जाम्पल्स मिलते हैं मोस्टली इन द सिटीज़ ऑफ ईस्ट, जहाँ पीपल fearlessly emperors को criticize and mock, making fun करते थे. बाय द 4th century एक ऐसा रोमन लॉ निकला जिसने कि मोस्ट फियरसम एम्परर्स पे भी ब्रेक लगा दिया. अब और एम्परर्स की मनमानी नहीं चलेगी. लॉ एक्टिवली यूज्ड टू प्रोटेक्ट सिविल राइट्स.
एग्जाम्पल देखने को मिलता है 4th सेंचुरी में, जहाँ एक पावरफुल बिशप एम्ब्रोज ने कन्फ्रंट किया पावरफुल एम्परर्स को, तब जब वो एक्सेसिवली हार्श रिप्रेसिव बिहेवियर कर रहे थे इन हैंडलिंग द सिविल पॉपुलेशन. लेट एंटिक्विटी, cultural transformation of the Roman world in its final centuries. Late antiquity is the term used to describe the final fascinating period in the evolution and breakup of the Roman Empire, or within bracket 4th to 7th century. 4th century onwards काफ़ी कुछ देखने को मिला कल्चर और इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे. कल्चरल लेवल पे काफ़ी डेवलपमेंट हुआ रिलीजियस लाइफ में विद द एम्परर कॉन्स्टेंटीन, जिन्होंने डिसाइड किया कि क्रिश्चियनिटी को ऑफिशियल रिलीजन बनाना है. और राइज ऑफ इस्लाम भी देखने को मिला बाई 7th सेंचुरी. और स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस आने लगे विथ द एम्परर डायोक्लिशियन विद इन ब्रैकेट 284-305. Over expansion led Diocletian to cut back by abandoning territories with little strategic or economic value. Diocletian also fortified the frontiers, reorganized provincial boundaries, separated civilians from military functions, granting greater autonomy to the military commanders. पर उससे within bracket duces, उससे क्या हुआ, ये बहुत ही पावरफुल ग्रुप बन गया. कॉन्स्टेंटीन ने कंसोलिडेट किया सम ऑफ दीज चेंजेस एंड एडेड अदर्स ऑफ हिज ओन. हिज चीफ इनोवेशन were in the monetary sphere, where he introduced a new denomination, the solidus, a coin of 4.5 gram of pure gold that would in fact outlast the Roman Empire itself. Solidi को mint किया गया on a very large scale and their circulation ran into millions. दूसरा काम जो इन्होंने किया, that was creation of a second capital at Constantinople within bracket, ये है वही साइट that is of modern Istanbul in Turkey, और प्रीवियसली से बाइजेंटियम के नाम से भी जाना जाता था. And it was surrounded on 3 sides by sea. As the new capital required a new senate, the 4th century was a period of rapid expansion of the governing classes. Monetary stability and an expanding population stimulated economic growth, and the archaeological record shows considerable investment. कहाँ? Rural establishment including industrial installations like oil presses, glass factories, in newer technologies जैसे कि screw presses, multiple water mills, and in a revival of long distance trade with east. और इन सब से हुआ strong urban prosperity that was marked by new forms of architecture, exaggerated sense of luxury भी साथ लाया. Ruling elites were wealthier than ever before. इजिप्ट से जितने भी हंड्रेड्स ऑफ पपायरी सर्वाइव किए हैं, मिले हैं, वहाँ देखने को मिला है कि इन लेटर सेंचुरीज़ में सोसाइटी काफ़ी एफ्लुएंट रही. मनी वॉज इन एक्सटेंसिव यूज़ एंड रूरल एस्टेट से भी वास्ट इनकम जनरेट हो रहा था इन गोल्ड. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब रेन ऑफ जस्टिनियन था 6th सेंचुरी के पीरियड में, तब इजिप्ट contributed taxes of over 2.5 million solidi a year, that is roughly 35,000 lbs of gold. 5th and 6th century में देखा गया है कि large parts of the near eastern countryside ये काफ़ी डेवलप हो चुका था और डेंसली सेटल्ड हो गया था than they would even be in the 20th century. ये वो सोशल बैकग्राउंड था जिसके अगेंस्ट में कल्चरल डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड डिपिक्ट किया गया. ट्रेडिशनल रिलीजियस कल्चर ऑफ द क्लासिकल वर्ल्ड, बोथ ग्रीक या रोमन में, had been polytheist. That is, it involved a multiplicity of cults that included Roman, Italian gods like Jupiter, Juno, Minerva, Mars,
as well as numerous Greek and Eastern deities worshipped in thousands of temples, shrines, sanctuaries throughout the empire. Polytheists had no common name or level to describe themselves. The other great religious tradition in the empire was Judaism. Judaism was not a monolith. मतलब लिटरली बोला जाए तो इट्स अ लार्ज ब्लॉक ऑफ स्टोन, बट यहाँ पे एक्सप्रेशन इज यूज्ड टू रेफर टू एनीथिंग, जैसे कि सोसाइटी हो गया, कल्चर हो गया, दैट लैक वैरायटी एंड is all of the same type. There was a great deal of diversity within the Jewish communities of late antiquity. Thus हम बोल सकते हैं कि the Christianization, that is the process by which Christianity spread among different groups of the population and became dominant religion of the empire. कौन से टाइम पीरियड में? 4th and 5th century में. It was a gradual and a complex process. Polytheism did not disappear overnight, especially in the western provinces where the Christian bishop waged a running battle against beliefs and practices they condemned more than the Christian laity did. Within bracket, इसका मतलब क्या है? More than the ordinary members of a religious community as opposed to the priests or clergy who have official positions within the community. यानी उनसे भी ज़्यादा भयंकर प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया है. 4th century तक आते आते boundaries between religious communities were more fluid. Thanks to the repeated efforts of religious leaders जैसे कि powerful bishops who now led the church to rein in their followers and enforce a more rigid set of beliefs and practices. East में general prosperity देखने को मिला where population was still expanding. Time period था 6th century despite the impact of plague which affected the Mediterranean in the 540s. In contrast, West में कुछ और हुआ. The empire fragmented politically as Germanic groups from the north, within bracket कौन? Goths, Vandals, Lombards, etc. took over all the major provinces and established kingdoms that are best described as post-Roman. इसके कुछ important examples है Visigoths, Spain, which was destroyed by the Arabs between 711 and 720. Next है Franks in Gaul. And third है Lombards in Italy within bracket 568 to 774. These kingdoms foreshadowed the beginning of a different kind of world that is usually called medieval. East में जहाँ empire remained united वहाँ reign of Justinian जो था उस टाइम पे हमें दिखा high water mark of prosperity and imperial ambition. Justinian recaptured Africa from the Vandals in 533, but his recovery of Italy from Ostrogoths left that country devastated and paved the way for Lombard invasion. 7th century आते आते war between Rome and Iran चालू हो गया और Sassanians जो कि ईरान को रूल करते रहे since 3rd century उन लोगों ने होल सेल रेट पे इन्वेजन चालू किया ऑन ऑल द मेजर ईस्टर्न प्रोविंसेस इंक्लूडिंग इजिप्ट. 1620s तक आते आते बाइजेंटियम एज अ रोमन एम्पायर इन्होंने इन प्रोविंसेस को रिकवर किया. देन उसके कुछ फ्यू ईयर्स बाद ही इट हैड अ फाइनल मेजर ब्लो which came from southeast. Expansion of Islam from its beginnings in Arabia has been called the greatest political revolution ever to occur in the history of the ancient world. By 642, barely 10 years after the Prophet Muhammad's death, large parts of both the Eastern Roman and Sasanian empires has fallen to the Arabs in a series of stunning confrontations. Conquests which eventually, a century later, extended as far as Spain, Sind, Central Asia. It all began, in fact, with the subjection of Arab tribes by the emerging Islamic State, first within Arabia and then in the Syrian desert and on the fringe of Iraq.
Unification of the Arabian Peninsula and its numerous tribes was the key factor behind the territorial expansion of Islam. Boxes देख लेते हैं. Funniest graffiti found on the walls of Pompeii says, "Wall, I admire you for not collapsing in ruins when you have to support so much boring writing on you." Dr. Galen on how Roman cities treated the countryside. फेमिन चला जब सक्सेसिव ईयर्स तक तो चारों तरफ माल न्यूट्रिशन और इलनेस देखने को मिली. सिटी ड्वेलर्स बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं हुए क्योंकि उनका कस्टम यही था कि वो हार्वेस्ट के इमीडिएटली बाद ही साल भर का स्टॉक एक ही साथ में उठा लेते थे ऑफ वीट, बाले, बीन्स, लेंटिल्स. जो कुछ भी लेफ़्ट ओवर था वो पेजेंट्स ने विंटर में खा लिया और स्प्रिंग तक आते आते उनके पास कुछ बचा नहीं तो उन लोगों ने अनहेल्दी फूड लेना शुरू कर दिया, जैसे कि ट्विग्स, शूट्स ऑफ ट्रीज, बुशेस, बल्ब्स, रूट्स ऑफ इनएडिबल प्लांट्स. और इन सब की जानकारी हमें एक किताब से मिलती है, गैलन ऑन गुड एंड बैड डाइट. इनकम्स ऑफ द रोमन एरिस्टोक्रेसी अर्ली 5th century. तब के ज़माने में ईच ऑफ द ग्रेट हाउसेज ऑफ रोम contained within itself everything which a medium-sized city could hold. Hippodrome, fora, temples, fountains, different kinds of bath. Many of the Roman households received an income of 4,000 pounds of gold per year from their properties, not including grain, wine, and other produce, which, if sold, would have amounted to 1/3 of the income in gold. The income of the households at Rome of the second class was 1,000 to 1,500 pounds of gold. और ये सब जानकारी हमको मिलती है ओलिम्पियोडोरस ऑफ थीब्स से.